गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज कंसंट्रेशन टर्म का सेकंड लेक्चर है हमारा और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें, क्योंकि 12th क्लास में या 11th क्लास में अगर आप हैं तो ये बिल्कुल बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज दो ही टॉपिक पढ़ेंगे बेसिकली, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी और रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, और तीनों के न्यूमेरिकल अलग अलग करेंगे हम। सर मोलैरिटी भी इसी में पढ़ा देते, एक साथ नहीं पढ़ जाता। तो बच्चों मोलैरिटी बड़ा टर्म है, मोलैरिटी में मोलैरिटी इक्वेशंस भी पढ़नी होती हैं, उसके अंदर फिर दो टाइप की इक्वेशन पढ़नी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोलैरिटी को पढ़ाऊंगा नॉर्मेलिटी के साथ, क्योंकि जब दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तो नॉर्मेलिटी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज ये अच्छे से पढ़ते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला टर्म है आज हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल का मतलब आप जानते हैं मोल से होता है, और फ्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या होता है, रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो सिंपल शब्दों में अगर समझें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल्स। किसका रेशियो है, मोल्स का। किस किस के बीच में, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट दे रखा होगा आपको, ए या बी, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों में से जो भी कंपोनेंट होगा उसका टू दी टोटल मोल्स, जो टोटल मोल्स होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इतना याद रखना, रेशियो ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ मोल्स। इट इज डिनोटेड बाय जाई, चाय भी बोलते हैं इसको, शाय, चाय नहीं शाय। तो ग्रीक लेटर है, एक्स की तरह मिलता जुलता होता है, तो नॉर्मली हम इसको एक्स ही बोल देंगे, ज़्यादा ओवर एक्टिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स हो गया। फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, दो कंपोनेंट होते हैं ना, बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी सोल्यूशन हमारे सिलेबस में मैंने बताया था। तो दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया। तो कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर लिखेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया है ना। यहाँ पर बी में, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ बी ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल मोल्स लिख देंगे। तो बच्चों मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, मोल्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स में बच्चों क्या आ गया, ए और बी के मोल्स जोड़ दो, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स की जगह पर, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, एक्स ए से डिनोट करेंगे और इसको एक्स बी से डिनोट करेंगे। ये कंपोनेंट ए का है एक्स ए और ये कंपोनेंट बी का है एक्स बी, और ये हो जाएगा मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको, मोल्स जो है, मोल फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन जो होता है हमेशा किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन हो, चाहे मोल्स का फ्रैक्शन हो, चाहे मास का फ्रैक्शन हो, चाहे वॉल्यूम का फ्रैक्शन हो, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आउट ऑफ वन। मोल फ्रैक्शन हमेशा आउट ऑफ वन कैलकुलेट करा जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, रेशियो परसेंटेज जब हम पढ़ रहे थे, चाहे वो मास की परसेंटेज हो, वॉल्यूम की हो, मास बाय वॉल्यूम हो, या किसी भी चीज़ की परसेंटेज हो, हमेशा आउट ऑफ 100 निकाली जाती है। मैक्सिमम 100 ही जा सकती है, 100 से ऊपर परसेंटेज नहीं जाती। ऐसी फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 1। तो आउट ऑफ 1 कैलकुलेट करा जाता है। मैक्सिमम ये कितना जा सकता है, 1 जा सकता है। ये आप नोट कर लीजिए। कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में आउट ऑफ 1 करा जाता है, और किसी के भी फ्रैक्शन को हम मोल फ्रैक्शन पढ़ लें तो मैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे फ्रैक्शंस के लिए ट्रू है। अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। तो कभी आपसे मोल की परसेंटेज पूछ ली जाए तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा ये। और अगर हमें दोनों कंपोनेंट के रेशियो निकालने हो मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को अगर मैं डिवाइड करके रेशियो निकालूं तो बहुत आसान है, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं, दोनों के मोल्स को डिवाइड कर दो, मोल फ्रैक्शन का ही रेशियो आ जाए, क्योंकि अपॉन में दोनों की सेम चीज़ थी वो कैंसिल आउट हो गई। कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है, मैंने बताया मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए, तो x से अपॉन x से इज लेस देन 1,
एंड एक्स बी इज लेस देन 1। सोल्यूशन है, सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, ए का भी एक से छोटा होना चाहिए और बी का भी मोल फ्रैक्शन एक से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब इट इज अ सोल्यूशन, इसका मतलब इट इज अ सोल्यूशन। अगर दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 1 से छोटे आ रहे हैं तो वो सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई भी एक मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर आ जाए तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये प्योर ए की बात चल रही है, यानी ए के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शन 1 हो गया, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाएगी, यानी 100% ए है, तो बाकी के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, तो प्योर ए की बात चल रही है। इसी तरीके से अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया दूसरे का, तो ये 100% प्रेजेंट है, इसमें कुछ और प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्योर बी की बात चल रही है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं बच्चों। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उनका मोल फ्रैक्शन ऐड कर दोगे तो टोटल मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बच्चों, है ना। एक्स ए की वैल्यू बच्चों क्या होती है? Na/Na प्लस NB, ये पीछे बता चुका हूँ। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल्स ऊपर लिखते हैं, अपॉन में टोटल मोल्स लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या करेंगे? NB/Na प्लस NB, ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। इनका एलसीएम ले लो, देखो दोनों के बेसिस जो है सेम है, Na प्लस NB आ गया दोनों में, और ऊपर क्या आ गया? Na प्लस NB, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या था? ये हमारा टोटल मोल फ्रैक्शन था। कैसे निकालते थे? एक्स ए प्लस एक्स बी से। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक्स ए और एक्स बी का जो टोटल आता है वो 1 आता है। यही तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं हो सकता। देखो जितने भी अगर 3 कंपोनेंट होते तो ए बी सी तीनों का मोल फ्रैक्शन 1 आ जाता। 10 होते तो 10 का मोल फ्रैक्शन टोटल करते 1 आ जाता। तो यहाँ से अगर हमें एक्स ए दे रखा और एक्स बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1 में से एक्स ए को माइनस कर देंगे, हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो फॉर्मूले में यूज़ होने वाले वो मैंने साइड में लिख दिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। अभी इस वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोल्स कैसे निकालते हैं ये आप मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कैसे निकालते हैं? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मास रखेंगे और उसी का मोलर मास। अगर मोल्स ऑफ बी निकालने हैं तो मास ऑफ बी रखेंगे और मोलर मास ऑफ बी रख देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? When we mix 46 gram of ethanol in 54 gram of water, calculate mole fraction of each component। दो कंपोनेंट है, वाटर है, एक इथेनॉल है। एक इथेनॉल है और दूसरा क्या है? वाटर है, और दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक तरफ इथेनॉल लिख लो, एक तरफ वाटर लिख लो। इथेनॉल का मास कितना दे रखा है? मास ऑफ इथेनॉल, ET लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में इथेनॉल को, ठीक है। कितना दिया है? 46 ग्राम। और मास ऑफ वाटर बच्चों कितना दिया है? मास ऑफ वाटर, मास H2O लिख देते हैं, चलो। मास ऑफ वाटर कितना दिया है? 54 ग्राम, ठीक है। अब मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। कितना होगा? 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, प्लस 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है, प्लस एक हाइड्रोजन है। 24, 5 1 ज़ा 5 और प्लस 1 6 हो गया, ये प्लस 16 हो गया। 24 और 6 30, 46 आ गया। टोटल कितना आ गया? ये 46 ग्राम, 46 ग्राम। और मोलर मास ऑफ वाटर तो आपको पता ही है 18 ग्राम होता है, फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके लिए मोल्स चाहिए होंगे। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल बच्चों क्या होगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल मैंने बताया था मास ऑफ इथेनॉल, और हमेशा किस में होना चाहिए? ये ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल हमें कितना दे रखा है? 46 ग्राम। मोलर मास भी कितना है बच्चों? 46 ग्राम। तो ये कितने मोल्स आ गए? 1 मोल आ गया। ऐसे ही वाटर के मोल्स की बात करें, मोल्स ऑफ H2O, तो कैसे निकलेगा बच्चों? मास ऑफ H2O, जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसी का मास रखेंगे इन ग्राम अपॉन मोलर मास रख देंगे। तो मास कितना दे रखा है बच्चों? 54 अपॉन 18, तो ये कितने आ गए? 3 मोल्स आ गए। दोनों के मोल्स हमने निकाल दिए। अब हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। इतना आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम? चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ
इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। टोटल मोल्स बच्चों पहले ही साइड में कहीं लिख लेते हैं हम। टोटल मोल्स क्या होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इथेनॉल के आए थे 1 और इसके आए थे 3, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए। चलो मोल्स ऑफ इथेनॉल बच्चों हमारे कितने आए थे, 1, और टोटल मोल्स कितने आ गए, 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या आ गया, 1/4। डिवाइड करना चाहो कर लेना। मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आ गया, इथेनॉल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, है ना। मोल्स ऑफ वाटर हम निकाल चुके कितने, 3, और ये टोटल कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है, क्या लिखा हुआ है इसमें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस वाले में, इस वाली लाइन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्या कह रहा है, 30% बाय मास इन CCl4। तो बच्चे सोचते हैं कि 30% CCl4 का बोल रखा है, नहीं, 30% बाय मास इन CCl4। CCl4 में 30% बाय मास कौन है, बेंजीन है। तो ये परसेंटेज बाय मास हम पिछले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार वहाँ देख लेना जाकर। मैं यहाँ पर हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। 30% बाय मास, बाय मास का मतलब क्या हो गया, W/W ऑफ बेंजीन सोल्यूशन इन CCl4, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एक सोल्यूशन है बेंजीन का CCl4 में, और उसमें बेंजीन की मात्रा, बेंजीन का अमाउंट कितना है, 30%। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब निकालना मैंने सिखाया था आपको। ये मास परसेंटेज है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकलती है। टोटल परसेंट 100 मान लो, टोटल ग्राम 100 मान लो, उसमें से 30% बेंजीन है। तो मास ऑफ बेंजीन बच्चों कितना आ गया, मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया बच्चों, 30 ग्राम। और बचा हुआ मास ऑफ CCl4 हो गया, कितना हो गया, 70 ग्राम। और दोनों को जोड़ोगे टोटल कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। तो क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो मोल सबके निकालने पड़ेंगे। तो चलो मोलर मास ऑफ बेंजीन निकाल दो। मोल्स के लिए आता है 78 ग्राम। अगर आपको नहीं पता तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। यहाँ से कार्बन का मास 12 और हाइड्रोजन का मास 1 रखकर आप निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ CCl4, मोलर मास ऑफ CCl4, ये भी क्वेश्चन में गिवन है आपको। मैं बता देता हूँ कितना है। मोलर मास ऑफ CCl4 आपको दे रखा है 154 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो आप मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ बेंजीन 30/78, मोल्स ऑफ CCl4 ये आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास। समझ में आ गया ना, मोल्स कैसे निकाले, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास बेंजीन के लिए आ गया, ये है फॉर बेंजीन और ये है फॉर CCl4। CCl4 के लिए ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ये बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया। ये मास अपॉन मोलर मास, इन दोनों के मोल्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। तो ये हमने इनके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो बेंजीन के मोल जो आएंगे डिवाइड करके 0.384 और CCl4 के आएंगे 0.454। अब हमें क्या निकालना है, पहला मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है बच्चों, उसका मोल्स ऊपर लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल्स ऑफ बेंजीन ऊपर और बाकी नीचे टोटल मोल्स। 0.384 टोटल मोल्स लिख देंगे। तो इसका और इसका टोटल हो जाएगा 0.454, दोनों मिलकर लिख दिए हमने। और ये आ जाएगा 0.454। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी फ्रैक्शन है, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अब आपको दूसरा क्या करना है, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम CCl4 भी निकाल सकते हैं। तो इसको पूरा दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला हमें पता है। 2 कंपोनेंट का अगर निकालना हो तो दूसरे वाले का निकालने के लिए किससे माइनस कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, मोल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है। परसेंटेज कौन सी, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम बाय मास मान लेते हैं, W/W मान लेते हैं। तो अगर इन सारी परसेंटेज को आप टोटल करें, 25%, 25%, 50%, तो कितना हो जाएगा, 100%। तो टोटल मास हम 100 ग्राम मान लेंगे और उसका 25% वाटर है। तो वाटर का इसको A मान लेता हूँ, है ना, वाटर को A मान ले रहा हूँ और इसको B मान ले रहा हूँ और इसको C मान ले रहा हूँ। तो वाटर का मास कितना हो गया बच्चों, 25 ग्राम। परसेंटेज को ही ग्राम मान लेंगे क्योंकि टोटल 100% आ रहा है हमारा। इसको 25% है तो इसको 25 ग्राम आ गया ये, और ये भी हमारा आ जाएगा 50 ग्राम।
है ना। मोलर मास निकालते हैं सबके। ए मतलब वाटर, वाटर का मोलर मास बच्चों कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और इथेनॉल का भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 46 ग्राम आया था। और एसिटिक एसिड का अगर आप निकालेंगे तो 60 ग्राम आएगा। अगर आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, CH3COH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है और यहाँ से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स क्या होता है बच्चों, मास, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास ग्राम में दिया है कितना, 25/18। ऐसे ही इसका मोल्स निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 25/46। और यहाँ पर मोल्स ऑफ सी दे रखे निकालने हैं तो आ जाएगा 50 ग्राम मास दे रखा है आपको और ये हो गया 60। आप इनको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा डिवाइड करके। तो ये डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स का आपका जो वाटर का मोल्स आएगा 1.388, इसका 0.543 और इसका 0.833। तो एक एक करके इनके सबके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो इसको मिटा देता हूँ मैं, यहीं पर लिख लेंगे हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर को हमने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन है। तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स लिखने होते हैं। तो अभी तक हमारे पास 2 ही कंपोनेंट थे तो 2 टोटल में 2 ही आते थे। अब हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए, 3 कंपोनेंट हो गए। तो तीनों को ऐड कर देंगे क्योंकि नीचे तो हमें टोटल ही लिखना होता है। मोल्स ऑफ ए हमारे कितने आए थे, 1.388 आए थे, 1.388 आए थे। अपॉन टोटल करेंगे तो 1.388 प्लस 0.54 प्लस 0.833, ये कैलकुलेट कर लेंगे आपका मोल फ्रैक्शन कितना आया है ना। ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन यानी इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब तीनों को ऐड कर देंगे, 4 होते तो चारों को ऐड कर देते। इसका कितना आया था 0.543 अपॉन टोटल में यही वाली वैल्यू आ जाएगी 1.388 प्लस 0.54 प्लस 0.833। कैलकुलेट कर लीजिएगा। यूनिट में क्या लिखेंगे सर, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो फ्रैक्शन तो रेशियो है, रेशियो में दोनों ऊपर नीचे मोल है तो यूनिट लिखने की टेंशन नहीं है हमारे पास इसमें। और एसिटिक एसिड को हमने क्या माना था, सी माना था। तो मोल्स ऑफ सी अपॉन 3 कंपोनेंट है तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों के मोल्स ऐड कर दो। मोल्स ऑफ सी कितने आए थे हमारे पास 0.833 अपॉन में क्या लिखेंगे 1.388 प्लस 0.54 प्लस 0.833। ये आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी एल वाला, एल फॉर लायन। मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी 2 होते हैं हमारे। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी इसका सॉल्यूट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। 1 kg कह लो या फिर 1000 ग्राम्स कह लो, बात एक ही है। तो 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है वही क्या होता है, मोलैलिटी होता है। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली मतलब फॉर्मूला इसका क्या लिख सकते हैं हम, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं मोलैलिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। और करके एक और फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, वो क्या होगा, मोलैलिटी यानी स्मॉल m से डिनोट करेंगे। सेम फॉर्मूला है, बस kg की जगह पर ग्राम आ जाएगा, है ना। kg में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं, ये वाला पार्ट। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। पहले किस में लिया था, केजी में, अब किस में लिया, ग्राम में। तो कुछ तो डिफरेंस आएगा। हाँ बच्चों बिल्कुल डिफरेंस आएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब हम यूनिट की बात कर देते हैं। तो यूनिट में आपको यही बता देता हूँ, आप इसके बाद लिख लेना।
यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट देखो ऊपर क्या है, मोल्स है, और नीचे क्या है, केजी है। तो मोल्स की यूनिट होती है मोल्स और केजी की यूनिट होती है केजी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल केजी को ऊपर लाओगे तो केजी की पावर क्या हो जाएगी, -1, मोल केजी इनवर्स, या फिर मोलल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोलल, या फिर इसको स्मॉल एम से, सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम से, ठीक है, मोलल। इसको क्या पढ़ोगे, मोलल पढ़ोगे। तो मैं आगे से मोलल बोलूंगा तो पूरा मोलल लिखने की जरूरत नहीं, उस खाली क्या लिखना है आपको, एम लिखना है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि न्यूमेरिकल में आगे यूज़ होने वाली है। तो कुछ बातें और लिख लेते हैं इसके बारे में। तो जो मोलैलिटी है हमारी, मोलैरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं आया। ऊपर मोल्स है, नीचे क्या है, मास है। तो मोल्स भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है और मास भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये ओवरऑल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गई। और क्या बोल सकते हैं, यूनिट हमने लिख ली, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गई। और न्यूमेरिकल में आपको क्या यूज़ होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला गया है कि आपके पास मोलल सोल्यूशन है, ये टर्मिनोलॉजी आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगी। तो इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको मोलल सोल्यूशन लिख रखा है तो उसकी मोलैलिटी आप कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे, है ना। और दूसरा, अगर आपको दे रखा है डेसी मोलल सोल्यूशन, डेसी मोलल सोल्यूशन दे रखा है तो मोलैलिटी आप कितनी मान लेंगे, 1/10 मान लेंगे। आपको अगर सेंटी मोलल सोल्यूशन दे रखा है तो सेंटी मोलल सोल्यूशन दे रखा है तो मोलैलिटी कितनी मान लेंगे आप, 1/100। और इस तरीके से आगे चलता रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि मोलैलिटी को हम न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी न्यूमेरिकल में ये लाइन लिखी हुई दिखाई दी, 0.1 स्मॉल एम, स्मॉल एम मैंने बताया मोलैलिटी की यूनिट है, तो हम इसको पढ़ेंगे 0.1 मोलल H2SO4 सोल्यूशन। तो इस छोटी सी लाइन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे। तो हम मान लेंगे मोलैलिटी का, अगर तुम्हें याद हो मोलैलिटी क्या होते थे बच्चों, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो थोड़ी देर के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बच्चों मैंने कितना मान लिया, 1 kg मान लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 kg सॉल्वेंट में मोल्स निकालने होते हैं हमें। तो मास अगर नहीं दे रखा सॉल्वेंट का, बस इतना लिखा हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना मान लिया, 1। और मोलैलिटी बच्चों कितनी दे रखी है, 0.1 मोल। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे, मोल्स कितने आ गए, 0.1 मोल। किसके होते हैं बच्चों मोल्स, किसके होते हैं ये मोल्स, हमेशा किसके निकालते हैं हम यहाँ पर, सॉल्यूट के। तो यहाँ से हमें पता लगा इतने मोलल H2SO4 सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलैलिटी को ही क्या मान लेंगे, मोल्स मान लेंगे, किसके, सॉल्यूट के। तो ये जो मेरी मोलैलिटी थी इसी को मैंने क्या मान लिया, मोल्स मान लिया। कैसे आया वहां बता दिया मैंने, जो मोलैलिटी थी वही मोल्स बन गई सॉल्यूट की। इन कब हुआ ये, जब हमने सॉल्वेंट कितना माना था बच्चों, 1 kg। याद रखना 1 kg सॉल्वेंट मानोगे तभी ये 0.1 यानी मोलैलिटी और मोल्स बराबर आएंगे, जब सॉल्वेंट कितना मान लोगे, 1 kg। और सॉल्वेंट 1 kg कब मानोगे, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मोलैलिटी पे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, 20 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम वाटर में मिलाया गया। 20 ग्राम यूरिया को 90 ग्राम वाटर में मिलाया गया और मोलैलिटी जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है सोल्यूशन में, जो जो गिवन है वो लिख लो। क्या क्या गिवन है, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है, 20 ग्राम। बच्चों यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2, है ना। तो मोलर मास ऑफ यूरिया वी हैव टू कैलकुलेट। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, फिर 14 और फिर 2, नाइट्रोजन का मास 14, 2 हाइड्रोजन का मास 16। तो इसको निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, तो यूरिया क्या है हमारा, सॉल्यूट ही है। और वाटर की अगर बात करें तो मोल्स ऑफ यानी मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 90 ग्राम दे रखा है। ठीक है, वाटर के मोल्स निकालने की ज़रूरत है क्या, वाटर क्या हो गया यहाँ पर हमारा, सॉल्वेंट हो गया। वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट। और यूरिया क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। यूरिया क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट के मोल्स निकालने होते हैं, तो मोल्स हम निकाल देते हैं यूरिया के, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मूले में। तो क्या होगा, मास ऑफ यूरिया इन ग्राम अपॉन
मोलर मास। तो बच्चों याद रखना, जिसका मास रखा है उसी का मोलर मास। मास कितना है 20 और मोलर मास कितना है 60, तो ये क्या आ गया 1/3 मोल्स आ गया। यूरिया के मोल कितने आ गए 1/3। मास कितना आ गया, ये आ गया। चलो अब मोलैलिटी निकाल देते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में किस में दिया है, ग्राम में। तो आगे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इस पूरे फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरे फॉर्मूले को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। चलो तो मोलैलिटी निकाल देते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों कितने आए 1/3 आए। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, कितना आया 90, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप आंसर निकाल देंगे, और जो भी आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 1/3 इंटू 90 इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/27। ये कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके आगे मोलैलिटी की यूनिट लिख देंगे, जो कि क्या होती है, स्मॉल m होती है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 18% बाय मास। W/W का मतलब क्या है, बाय मास। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया, ग्लूकोज हमारा क्या हो गया सॉल्यूट, और इन वाटर मिला रखा है, तो वाटर हमारा क्या हो गया बच्चों, सॉल्वेंट हो गया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। तो ग्लूकोज को हम पहले सॉल्यूट के उससे निकालते हैं। इसका ग्लूकोज का मास कितना है 10%, अच्छा 18% बाय मास दे रखा है ना, 18% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 18 ग्राम ग्लूकोज है और टोटल 100 ग्राम मान लिया है, तो उसमें से 18 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 82 ग्राम वाटर। 82 ग्राम वाटर, 82 और 1 90 और 10 100, टोटल 100 हो गया। इसका मतलब समझ में आया। ये जब रेशियो बाय मास पढ़ ले तो बताया था, टोटल परसेंटेज, टोटल ग्राम 100 मान लिया, 100 का 18% कितना हुआ 18 ग्राम, बचा हुआ वाटर हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया हमारे पास 18 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाला था हमने, कितना आता है ये 180 ग्राम आता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो यहाँ से मोल्स निकाल देंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमारे मोल्स आ गए। वाटर का मास कितना है, मास ऑफ वाटर यहाँ से निकलेगा 82 ग्राम निकल कर आया है, तो 82 ग्राम ऑफ वाटर आ गया, है ना। अब मोलैलिटी निकाल देते हैं यहाँ से। मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे तो केजी में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैलिटी निकाल दे रहे हैं हम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों कितने निकल कर आए, सॉल्यूट कौन था हमारा ग्लूकोज, उसके मोल्स कितने निकल कर आए 1/10 निकल कर आए, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 82 ग्राम में है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फाइनली क्या आ गया 1/10 इंटू 82 इंटू 1000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके आगे मोलैलिटी की यूनिट लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्मॉल m, मोलल जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा घूमा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पहचानना है, क्या है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ यूरिया सोल्यूशन इन विच 0.0100 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 0.3000 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP, ठीक है। यूरिया और वाटर का सोल्यूशन है। सबसे पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीख लो आप। सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया है, और सॉल्वेंट हमारा क्या है बच्चों, वाटर है। सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ यही है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानना सीख लो। यूरिया का फॉर्मूला मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, NH2CO NH2। तो सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है बताओ, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है 0.01 ग्राम। आगे वाले 0 हटा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्यूट को तो बच्चों मोल्स भी चाहिए होते हैं, तो मास निकल गया, तो मोलर मास ऑफ यूरिया यहाँ से आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये कितना आएगा 60 ग्राम आएगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया निकाल देंगे आप, मोल्स ऑफ यूरिया, चलो एन लिख देते हैं, मास अपॉन मोलर मास
फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है 0.01 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 1/6000 मोल्स। इसको दो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6000 मोल्स। मोल्स तो आ गए। अब क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन दिक्कत क्या है, सॉल्वेंट क्या है वाटर। दिक्कत ये नहीं कि सॉल्वेंट वाटर है, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वाटर का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 0.3 डेसीमीटर क्यूब, जबकि हमें चाहिए क्या है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी या फिर इन ग्राम, क्योंकि हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करना जानते हैं। हमारे पास डेंसिटी वाला फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या आ गया, मास अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। और हमें पता है सिंस डेंसिटी, याद कर लेना इसको, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट STP या 4 डिग्री सेल्सियस पर भी लगभग यही होती है 0.99 और 0.1 का डिफरेंस आता है खाली, तो हम उसको 1 ही मान ले रहे हैं। STP पर प्योर वाटर की जो डेंसिटी है बच्चों याद रखना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या फिर 1 ग्राम पर ml होती है, या 1 kg पर डेसीमीटर क्यूब होती है। सबकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। यूनिट अलग अलग है, सबकी वैल्यू 1 आती है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी 1 आएगी, ग्राम पर ml में भी 1 आएगी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में भी 1 आएगी। हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, देखो हमारा वॉल्यूम किस में दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो हमें कौन सी वैल्यू चलेगी, डेसीमीटर क्यूब वाली वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अब मास निकालना है। तो मास निकालेंगे, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है, यूनिट सहित लिखोगे, ठीक है, तो वरना गलत हो जाएगा, केजी पर डेसीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम बच्चों कितना दे रखा है 0.3 डेसीमीटर क्यूब, 0.3 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा अपना 1 × 0.3, तो ये क्या आ गया 0.3। देखो ये क्या बचा है, यूनिट केजी। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है, बच्चे इसको ग्राम में निकाल कर चले आते हैं, जबकि ये आया किसमें, केजी में। जब भी मास और डेंसिटी वाले क्वेश्चन आपस में कन्वर्ट करो तो विद यूनिट रखोगे तो आंसर सही से आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों हमारा कितना आ गया 0.3 kg। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जब तक इसको। तो अब हम वापस से मोलैलिटी निकालने पर आ गए। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, याद रखना हमारा मास केजी में आया है, इसलिए मैंने केजी वाला फॉर्मूला लगाया है। ग्राम में लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने आए थे 1/6000 आई थिंक, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 0.3। क्या 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो केजी में आया हुआ है। तो ये आ जाएगा 0.3 × 6000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये पूरा जो आएगा उसके आगे मोलैलिटी की यूनिट लिख देंगे हम, क्या होती है, स्मॉल m होती है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन लगा चुके हैं। आई होप आपके सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए, जो भी आपके पास बुक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन कैपिटल X, या शाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और कॉम्पिटिटिव की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा है। मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है। स्मॉल m इज इक्वल्स टू XB × 1000 अपॉन MA, और ब्रैकेट में 1 - XB। तो स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये स्मॉल m है। स्मॉल m का मतलब है मोलैलिटी। और बच्चों केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर A और B लिखा हुआ हो तो उसका एक ही मतलब होता है, वो मैंने आपको बता दिया। कोई सी भी बुक हो जनरली यही मतलब होता है, A का मतलब सॉल्वेंट और B का मतलब सॉल्यूट। तो XB का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B का मतलब क्या है, सॉल्यूट। और M का मतलब मोलर मास होता है बेटा, है ना। मास नहीं है, मास होता तो W होता है, याद रखना। मास को W से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल M है, तो मोलर मास है A का। A का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन समझ लो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, द मोल fraction of ethanol in a aqueous solution, in a aqueous solution is 0.4. calculate
द मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की इन सोल्यूशन, इसी सोल्यूशन के अंदर मोलैलिटी निकालना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है किसका, इथेनॉल का, एक्वस सोल्यूशन है, यानी इथेनॉल को वाटर में मिलाया गया, एक्वस मतलब वाटर में मिला दिया, तो और उसमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का कितना है 0.4, तो मोलैलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो डेटा निकाल लो क्या क्या पता है। तो हमें पता है ए और बी में सॉल्यूट सॉल्वेंट होता है, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना दे रखा है 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल हमारा सॉल्यूट है 0.4 दे रखा है। और हमें क्या चाहिए, Ma चाहिए। सॉल्वेंट क्या है बच्चों हमारा, सॉल्वेंट है वाटर, एक्वस सोल्यूशन बोल रखा है ना, तो सॉल्वेंट क्या मान लेंगे, वाटर मान लेंगे। और मोलर मास चाहिए होता है वाटर का, तो मोलर मास ऑफ वाटर यानी मोलर मास ऑफ ए बोल देंगे, या फॉर्मूले के हिसाब से कितना होता है 18 होता है। चलो ये वाला फॉर्मूला उठाओ, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, XB इंटू 1000 अपॉन MA 1 माइनस XB, है ना। तो XB कितना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, इसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे 1000 से कर दी, अपॉन MA मोलर मास ऑफ A, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो कितना निकाला 18 निकाला। और ये 1 माइनस कितना आ गया, XB कितना है 0.4, इसको आगे सॉल्व करो, 0.4 इंटू 1000 अपॉन 18, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, अपॉन 18 इंटू 0.6। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके आगे स्मॉल m लगाएंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पर बच्चों, हम क्या निकाल रहे थे, मोलैलिटी निकाल रहे थे, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन करा उसमें मोल फ्रैक्शन दे रखा था, मोलैलिटी निकालनी है, वो उल्टा कर रहे हैं, मोलैलिटी दे रखी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वी हैव टू कैलकुलेट इन अ डेसीमोलर एक्वस सोल्यूशन। तो पीछे जब मोलैलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था अगर डेसीमोलर लिखा हो अगर सोल्यूशन, तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, अगर डेसीमोलर ले रखा है, डेसीमोलर ले रखा है, तो आप मोलैलिटी बच्चों कितनी मान लेते थे 1/10m मान लेते, तो ये डेसीमोलर हो गया हमारा, है ना। और एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया हमारा वाटर, एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि क्या बोल रखा है उसने, एक्वस सोल्यूशन बोल रखा है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। सॉल्वेंट के मोलर मास की बच्चों जरूरत पड़ेगी हमें, सॉल्वेंट के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो गया 18 ग्राम। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, XB इंटू 1000 अपॉन MA 1 माइनस XB, यही तो फॉर्मूला है। चलो मोलैलिटी की वैल्यू रखो, मोलैलिटी को डेसीमोलर बोल रखा है, तो मोलैलिटी की जगह पर बच्चों क्या रख देंगे 1/10 रख देंगे। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सॉल्यूट का, अपॉन, अच्छा इनटू में 1000 भी है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। मोलर मास वाटर है तो मोलर मास कितना आ गया 1/18, 1 माइनस XB। यहाँ से आप XB को इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा 18 1 माइनस XB, और ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो XB इंटू 1000 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अभी 18 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 माइनस 18 टाइम्स ऑफ XB हो गया, ये XB एक इधर आ गया, इसको कर लो 10,000 है तो 10 की पावर क्या लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे। तो XB वाले एक साइड ले जाओ और बाकी सब एक साइड ले जाओ, तो ये निगेटिव है तो इसको उस साइड ले जाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, XB प्लस 18XB आ गया, और इधर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा, ये 18 के डिवाइड में आ जाएगा 10 की पावर 4 आ गया। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 1 19, 19XB आ गया, और ये आ गया 18/10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये XB क्या आ जाएगा आपका 18 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप 19 से, 19 इधर आ जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ से निकाल देंगे। यूनिट नहीं लिखनी है बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो चलते चलते लेक्चर खत्म करने से पहले लास्ट में आपको एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये करिएगा खुद से। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ मीथेनॉल इन वाटर। मीथेनॉल को वाटर में मिलाकर एक सोल्यूशन बनाया गया, तो उसमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, किसकी, मीथेनॉल की। इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इज 0.25, यानी XB आपको दे रखा है मोल फ्रैक्शन 0.25, है ना।
सॉल्वेंट आपका क्या है बच्चों, वाटर में मिला रखा है, तो सॉल्वेंट क्या है, H2O है। सॉल्वेंट क्या है, H2 है। तो इसका मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो 18 ग्राम हो गया। ऊपर वाला फॉर्मूला निकाल कर आप आंसर निकाल दीजिएगा।